प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है 16 महाजनपदों में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस समय 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। इन 16 महाजनपदों में कुछ जगह राजतंत्रात्मक प्रणाली थी तो कुछ जगह गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। ऋग्वैदिक काल से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा था वह कुल, ग्राम, विश्व, जन से होते हुए 16 महाजनपद के रूप में स्थापित होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य तथा राजा के संबंध में उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराट और राज्य, इस प्रकार के 5 प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य तथा राजा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं। मगध, कलिंग और वंग यहाँ के शासक सम्राट कहलाते थे और यहाँ पर साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के शासकों का राज्याभिषेक होता था और यह सदैव साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहते थे। दक्षिण में सातवंतों अथवा यादवों का राज्य भोज्य कहलाता था और यहाँ के शासक भोज कहलाते थे। पश्चिम भारत में जैसे स्वराष्ट्र, कच्छ और सौबीर आदि क्षेत्रों में स्वराज्य प्रणाली लागू थी और यहाँ के शासक स्वराट कहलाते थे। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि यहाँ पर श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ का शासन था। फिर हिमालय क्षेत्र में वैराज्य प्रणाली प्रचलन में थी और यहाँ के शासक विराट कहलाते थे तथा मध्य देश में राज्य व्यवस्था लागू थी और यहाँ के क्षेत्र को राज्य कहा जाता था और यहाँ के शासक को राजा की उपाधि मिली हुई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित यह व्यवस्था मगध साम्राज्य के उदय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व तक चलती रही। अब हम यह देखते हैं कि इन सभी राज्यों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रशासन में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती थीं। तो प्रशासन के अंतर्गत राजा, मंत्री परिषद, नौकरशाही या अधिकारी वर्ग, सेना, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और ग्राम प्रशासन आता था। अब हम राजा को लेते हैं, क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उनमें 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली स्थापित थी। सर्वप्रथम हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर राजा है।
राजतंत्री व्यवस्था का प्रमुख राजा होता था। वह सभी मामले, सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, धार्मिक मामले, राजनैतिक मामले तथा न्यायिक मामले में सर्वोच्च होता था। उसके निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैतरीय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। इन ग्रंथों के अनुसार राज्य तथा राजा की उत्पत्ति युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए देवताओं के द्वारा की गई है। अर्थात इस समय राजा में देवत्व का गुण होता था, अर्थात राजा का निर्माण देवताओं ने किया है, इसलिए राजा की बात को मानना सभी के लिए आवश्यक था। जबकि वहीं बौद्ध ग्रंथ, दीर्घ निकाय तथा महावस्तु के अनुसार राज्य तथा राजा की उत्पत्ति एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुई है, समझौते के द्वारा हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि राजा जब तक अपनी प्रजा की सुरक्षा करेगा तब तक वह राजा कहलाएगा। अर्थात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राजा की उत्पत्ति के संबंध में वैदिक ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ में विभिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक राजा का पद अनुवांशिक था। निर्वाचित राजतंत्र की प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते राजा की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। अब वह सिर्फ युद्ध करने वाला नहीं था, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला नहीं था, बल्कि एक प्रजापालक भी था, सामाजिक व्यवस्था को लागू करने वाला भी था, आर्थिक व्यवस्था करने वाला था तथा कर वसूल करने का भी अधिकार उसे मिल गया। अब राजा की स्थिति इस काल में आते आते मजबूत हो गई। अब राजा अपने कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता को महसूस किया और उसी के परिणाम स्वरूप जो राज्य का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, परिषद का गठन होता है। परिषद ऋग्वैदिक काल में जो हमारी कबीलाई संस्थाएं थीं, जैसे सभा, समिति और विदत, इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में इनके स्थान पर रत्निन का उदय हो चुका था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। परिषद का अस्तित्व प्राक मौर्य युग में सर्वाधिक बढ़ा। परिषद के अलावा ब्राह्मण प्रधान पुरोहित भी राजा के सलाहकार होने लगे। उन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान मिला और योग्य मंत्रियों की सहायता से राजा शासन को संचालित करने लगा। जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ तो मंत्रिपरिषद ने अपने कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक कुशल अधिकारी वर्ग की आवश्यकता को महसूस किया और इसी समय नौकरशाही का भी उदय हुआ। राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों को महामात्र कहा जाता था तथा कुछ राज्यों में अधिकारियों के वर्ग को आयुक्त के नाम से भी जाना जाता था। इसमें मंत्री, सेनानायक, प्रधान न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष आदि जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल होते थे। इनका पद वंशानुगत नहीं था और यह राजा की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते थे। ये केवल और केवल राजा के प्रति उत्तरदायी थे। अब जब
राज्य में नौकरशाही का उदय हुआ तो वेतन देना भी आवश्यक था और इस समय वेतन देने के लिए नकद व्यवस्था का भी प्रावधान था कि उनको नकद में वेतन दिया जाएगा। अब उस दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्यवादी विस्तार को गति मिल रही थी और गति मिलने के कारण राज्य तथा राज्य के नागरिक की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना था और राज्य तथा राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता को महसूस किया गया और एक विशाल सेना का भी निर्माण होने लगा। सेना का प्रमुख जो होता था उसे सेना नायक या सेनापति कहा जाता था। उस समय मगध की विशाल और शक्तिशाली सेना का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है कि नंदों के समय में मगध की सेना में 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 युद्ध के रथ और 4,000 की संख्या की गज सेना थी और अपनी सैन्य ताकत के बल पर ही मगध ने साम्राज्यवादी विस्तार किया और विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। अब जब सेना की स्थापना हो गई तो राजस्व की तरफ भी ध्यान दिया गया, क्योंकि जब तक राजस्व नहीं रहेगा तब तक राज्य के विस्तार को, राज्य की व्यवस्था को पूर्ण रूप से गति नहीं दी जा सकती थी। अतः राजस्व प्रशासन के लिए भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ध्यान दिया गया और राज्य को अनेक माध्यमों से राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन राज्य की आमदनी का जो प्रमुख स्रोत था वह था भूमि कर, जो उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अलावा उद्योग धंधे और व्यापार से प्राप्त कर के माध्यम से भी राज्य की आय बढ़ती थी। इसके अतिरिक्त राजा को उपहार, नजराना और बलि के रूप में भी आय प्राप्त होती थी। बलि को एकत्र करने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था और जो अधिकारी कर एकत्र करता था खजाने की देखभाल करता था उसे भागदूध और भंडागारिक या सौलकिक के नाम से जाना जाता था। ग्राम प्रधान राजस्व वसूली में सहायता करते थे। उस समय जो कर अदा करते थे प्रमुख रूप से वैश्य अदा करते थे, क्योंकि व्यापार वैश्यों के माध्यम से ही होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय कर मुक्त थे। राज्य बेठ या बेगार भी लेता था। इस प्रकार से राज्य अनेक प्रकार से राजस्व वसूल करता था। अब आती है न्याय व्यवस्था। न्याय प्रशासन का भी प्रबंध किया गया। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के कानूनों के स्थान पर वर्ण व्यवस्था ने अपना स्थान जमा लिया। जाति धर्म ही कानून का आधार बन गया। वर्ण व्यवस्था के पालन पर बल दिया जाने लगा। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था ताकि दोबारा ऐसी गलती वे न करें। परंतु न्यायिक अधिकारी हमेशा न्यायपूर्ण फैसले ही नहीं करते थे, बल्कि वे जातियों, परिवारों और क्षेत्रीयता को ध्यान में रख कर के भी न्याय निर्णय करते थे। अब आता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख अंग और सबसे छोटी इकाई ग्राम व्यवस्था। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम भोजक, ग्रामणी,
या ग्रामिक कहलाता था। ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक का मुख्य काम था लगान वसूली की समुचित व्यवस्था के लिए राजा के अधिकारियों को सहायता करना, लगान की वसूली करके राज्य के खजाने में भेजना तथा साथ ही साथ अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों के शासनकाल में 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी और उसे कुशलतापूर्वक संचालित किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य का उदय हुआ और जिसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा कंधार तक फैली हुई थी। ये था 16 महाजनपदों में जो या अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसकी प्रमुख विशेषताएं थी। थैंक यू।